नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमित गोयल, अध्यक्ष न्यूरोसर्जरी विभाग यथार्थ हॉस्पिटल, ग्रुप अध्यक्ष यथार्थ समूह हॉस्पिटल में। यहाँ पर बुलाने के लिए धन्यवाद और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ब्रेन स्ट्रोक एंड ब्रेन हेमरेज। आपको सबको शायद जान के आश्चर्य भी होगा कि ब्रेन स्ट्रोक दुनिया में दूसरे नंबर पर डिसेबिलिटी का कारण है। ये इतनी बड़ी एक बढ़ती हुई समस्या है जिसके बारे में हम शायद आज भी उतने परिचित नहीं हैं या उसे हम उतनी सीरियसली नहीं लेते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल का हमेशा से एक प्रयास रहा है कि जो भी इस तरह की समस्याएँ हैं जो कि आज समाज को में एक गंभीर रूप ले चुकी हैं, उसके प्रति जनता को अवगत कराएँ ताकि उससे जो इलाज है वो लोग उसके इलाज के लिए समय से अस्पताल पहुँच पाएँ। स्ट्रोक इसलिए महत्वपूर्ण है बात करना इसके बारे में कि जैसे आज की डेट में हमें थोड़ा भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, छाती में दर्द होता है तो हमें समझ में आता है कि शायद हार्ट अटैक हो। परंतु स्ट्रोक के बारे में ना उस तरह से लोग अवगत नहीं है। लोग वो एक जो महत्वपूर्ण समय है शुरू का 4.5 से 6 घंटे वाला जिसमें यदि समय से इलाज मिल जाए तो इस पैरालिसिस को परमानेंटली होने से बचाया जा सकता है। लोग उतनी देर में अस्पताल ही नहीं पहुँचते हैं, इलाज मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो जब तक हमारे पास मरीज़ पहुँचता है या तो उसे परमानेंट पैरालिसिस हो चुका होता है या वो इतनी खराब स्थिति में होता है कि उसे आईसीयू या वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। तो यदि यही मरीज़ समय से हमारे पास पहुँच जाएँ, तो हम ऐसे पेशेंट्स को आज की डेट में या तो एक क्लॉट बस्टर इंजेक्शन या फिर डायरेक्टली ब्रेन के अंदर स्टेंट डाल के जैसे हार्ट में स्टेंट डालते हैं, ब्रेन में स्टेंट डाल के क्लॉट को निकाल सकते हैं, जिससे पेशेंट वापस से अपने नॉर्मल जीवन को व्यतीत कर सकता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि इससे आप ये समझिए कि जो एक ब्रेड विनर है परिवार का, एक जो इंसान जो कि जिसके कारण घर चलता है, यदि वो पैरालाइज़ होके घर पे लेट जाए और विज़ा-विज़ा सिचुएशन है जहाँ पे वापस अपने नॉर्मल जीवन शैली को बनाए, तो पूरे परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुश्किल क्या है कि जो स्ट्रोक है उसको कैसे पहचानें, इस बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो उसमें एक बहुत अच्छा तरीका है उसे पहचानने का जिसे बोलते हैं बी फास्ट। बी फास्ट का मतलब है बी फॉर बैलेंस, यदि हमारे बैलेंस बनाने में कोई दिक्कत आती है। ई का मतलब है आई, यदि हमारे विज़न में कोई परेशानी आती है, एक आँख से देखने के लिए देखने को नहीं रहता है और वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाए, तो ये भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। एफ इज़ फॉर फेस, चेहरे पे टेढ़ापन आना। ए इज़ फॉर आर्म्स ड्रॉपिंग, हाथ में एक हाथ सुन्न हो जाना या हाथ का ढीला पड़ जाना, जो कि थोड़ी देर में शायद ठीक भी हो जाए। एस इज़ फॉर स्लरिंग ऑफ स्पीच, मतलब बोलते-बोलते आवाज़ तुतला जाना। इस तरह के लक्षण स्ट्रोक का लक्षण हो सकते हैं। टी इज़ टाइम टू एक्ट। यदि हमारे पास इस तरह के कोई भी लक्षण है, तो आपको एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जैसे यथार्थ हमारा एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है, वहाँ पे इमीडिएटली पहुँचे ताकि हम उस क्लॉट बस्टर इंजेक्शन या फिर डायरेक्ट एंजियोग्राफी वाली विधि से इस क्लॉट को निकाल के आप ब्रेन का सर्कुलेशन वापस से रिस्टोर कर पाएँ ताकि मरीज़ आगे और नुकसान में ना जाए। इसी तरह से ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज भी एक दूसरी तरह का स्ट्रोक होता है जिसमें खून की नस लीक कर जाती है। इस तरह की सिचुएशन में भी पेशेंट को पैरालिसिस, सडन सर में दर्द या तेज़ी से बेहोशी या वेंटिलेटर जैसी स्थिति बन सकती है। पहले ब्रेन हैमरेज का सिर्फ इलाज ओपन ऑपरेशन के द्वारा ही होता था। आज की डेट में कुछ स्पेसिफिक ब्रेन हैमरेज जिसे हम एन्युरिज्म बोलते हैं, वो हम कॉइलिंग के द्वारा, एंजियोग्राफी विधि के द्वारा बिना चीरा लगाए भी कर सकते हैं। परंतु इन सब चीज़ों का इलाज होने के लिए सबसे ज़रूरी है इन सब चीज़ों को पहचानना और इन्हें नज़रअंदाज ना करते हुए समय पे अस्पताल पहुँचना। इसी दिशा में यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल काफ़ी एग्रेसिवली कार्यरत है। हमारी कोशिश यही है आपके माध्यम से कि हम ये मैसेज घर-घर पहुँचाएँ कि लोग ब्रेन स्ट्रोक के सिम्पटम्स को नज़रअंदाज ना करें। इसी के उपलक्ष्य में कल हम एक बहुत बड़ा स्ट्रोक सिम्पोजियम भी करने जा रहे हैं या ग्रेटर नोएडा में क्राउन प्लाजा में, जिसका मेन पर्पज़ ही ये है कि जो हमारे आस-पास जो फिजिशियंस हैं, इसमें हम देश-विदेश से डॉक्टर्स को भी बुला रहे हैं जो कि अपने विचार और अपने नॉलेज को बाकी अपने पीयर ग्रुप और कलीग के साथ शेयर करेंगे कि क्या एडवांसमेंट्स टेक्नोलॉजी में, क्या एडवांसमेंट ट्रीटमेंट में आ चुके हैं, जिससे हम स्ट्रोक को एक जो एक लाइलाज बीमारी है, यदि वो पैरालाइज़ हो जाए तो वो जीवन भर लाइलाज हो जाता है, उसे हम समय से कैसे बचा सकते हैं। सो मेरा जो कोशिश है आप लोगों के माध्यम से वो यही है कि स्ट्रोक एक बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है। इनफैक्ट यदि हम देखेंगे, यदि हम महीने में 10 स्ट्रोक के पेशेंट देख रहे हैं तो आज की डेट में 10 में से 4 पेशेंट 50 साल से नीचे हैं। आप माने ना माने, एक डेटा के मुताबिक ये कहा जाता है कि हर 4 में से 1 आदमी को जीवन में स्ट्रोक होगा। मतलब हम इस कमरे में यदि आज 20 लोग बैठे हैं, तो
शायद हम 5 लोग कभी ना कभी अपने जीवन में स्ट्रोक से ये ग्रसित होंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत चिंताजनक विषय है। सो अ, हमारी जो कोशिश है वो यही है कि हम ये मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ कि स्ट्रोक के सिम्पटम्स को नज़रअंदाज ना करें, अच्छा जीवन शैली को अपनाएँ, ताकि स्ट्रोक होने की जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें हम काउंटर कर पाएँ, उनसे हम अपने आप को बचा पाएँ। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि जो तकलीफ़ें उनका उनका यदि हम कंट्रोल करते हैं तो स्ट्रोक होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। इन्हीं बातों के साथ मैं आई वुड लाइक टू टेक अ पॉज़ एंड आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चन। कोई भी आपके सवाल जो इस विषय के बारे में है। सर नितिन शर्मा फ्रॉम सिटी। सर मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे गैस्ट्रिक एक इशू होता है और दूसरा जो आपने बताया कि ये जो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें दोनों में कैसे पहचानेंगे नहीं, कि स्ट्रोक है या गैस्ट्रिक का। नहीं, सो गैस्ट्रिक तो बिल्कुल अलग है। पेट में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक होगा तो वो शायद आपको थोड़ा चेस्ट पेन होने लगे एसिड रिफ्लक्स के कारण। बट ब्रेन स्ट्रोक में आपको ब्रेन के लक्षण आएँगे। ब्रेन देखिए, ब्रेन हार्ट एक पंप है, मैकेनिकल पंप है, तो हार्ट में जब भी तकलीफ होगी, वो एक मसल का टुकड़ा, चेस्ट पेन होगा, दर्द होगा, ब्लड प्रेशर। ब्रेन के हर हिस्से का अलग-अलग काम है। कोई हिस्सा बात करने के लिए बना है, कोई साइड राइट साइड चलाने के लिए, कोई लेफ्ट साइड। तो जिस हिस्से में परेशानी आएगी, उस हिस्से के लक्षण आएँगे। इसीलिए हमने बी फास्ट बताया। यदि देखने में परेशानी आएगी तो आँख के लक्षण आएँगे, बोलने वाले हिस्से में डैमेज होगा तो बोलते-बोलते ज़ुबान तुतलाना शुरू हो जाएगी या शब्द नहीं निकलेंगे या आदमी चुप हो जाएगा। इसी तरह से चेहरे वाले हिस्से में प्रॉब्लम आएगी तो एक तरफ का चेहरा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये सब ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हैं। गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी का इससे बहुत ज़्यादा संबंध, डायरेक्ट संबंध नहीं है। सर आजकल की जो जिंदगी में आप देख रहे हैं कि आप जब या तो इसे कोविड के बाद जो वैक्सीन लगी है उसका या आप ही बता सकते हैं कि उसका कोई प्रभाव है या नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी तक हमारे पास जो फुटेज आती है वो इस तरह की आती है कि चलता चलता आदमी गिर गया, मार्केट में गिर गया या कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो जी, उलट हुआ है। जी, तो जी। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसका क्या रीजन है? क्या ये कहीं कोविड जो वैक्सीन है उसका असर है या आज की जो एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है क्या उसका असर है? क्या असर है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल बहुत ज़्यादा हम जैसे पूछा जाता है। मैं आपको बताएँ तो बेसिकली हमारे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिससे हम ये बोलें कि कोविड वैक्सीन के बाद इस तरह के अटैक्स बढ़ गए हैं। परंतु ये चीज़ें डेफ़िनेटली थोड़ी ज़्यादा सामने आने लगी हैं, जिसका मैं एक बड़ा कारण ये भी मानता हूँ कि सोशल मीडिया का जो प्रचलन बढ़ गया है हम सबके बीच में। पहले क्या होता, पहले भी ऐसा होता था, पहले भी ऐसा नहीं है कि 40 साल में हार्ट अटैक नहीं आते थे या ब्रेन स्ट्रोक नहीं आते थे। डेफ़िनेटली वो बढ़े हैं, पर वो वैक्सीन से ज़्यादा मैं कहूँगा हमारा लाइफ़स्टाइल है, जो इसका कारण है। अनकंट्रोल्ड शुगर, ब्लड प्रेशर का नियमित रूप से कंट्रोल ना होना, एक्सरसाइज़ ना करना, स्मोकिंग। आप अब आप देखेंगे कि तो स्मोकिंग की प्रेवलेंस इतनी बढ़ गई, नहीं ना सिर्फ़ पुरुषों में बल्कि महिलाओं में भी स्मोकिंग की जो प्रेवलेंस है वो बहुत बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें जो हमारा फ़ास्ट फ़ूड, अब ये जनरेशन जो हो गई फ़ास्ट फ़ूड जनरेशन हो गई, पिज़्ज़ा, बर्गर, ज़ोमैटो, स्विगी ऐसे ऑर्डर होते हैं जैसे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कारण है स्ट्रोक को या हार्ट, फॉर दैट मैटर हार्ट की भी तकलीफ जिसके बारे में डॉक्टर साहब बात करेंगे बढ़ाने के लिए। परंतु सीधा वैक्सीन पे हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे हम बोलें कि ये वैक्सीन के कारण है। ये जो आप ज़्यादा देखते हैं वो शायद सोशल मीडिया का प्रचलन है। आज की डेट में इस तरह का कुछ भी होता है तो उसके सडनली 1 मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं, वो सब लोगों में फैल जाता है। परंतु मेरे ख्याल से इसका जो निष्कर्ष है वो है कि हमें अपनी जीवन शैली सुधारनी है। हम रोज़ आधा घंटा व्यायाम करें, चाहे वॉक पे जाएँ, अपना एक रूटीन हेल्थ चेकअप कराएँ। अगेन यथार्थ की कोशिश है और उसने बहुत अच्छे हेल्थ केयर पैकेजेज़ बना रखे हैं ताकि लोग अपने आप को टाइमली इवैल्यूएट करें। मुश्किल क्या है कि कोई भी अपनी शुगर, बीपी नहीं चेक कराता। ये सब माँग के हमारे जो ब्रेन हेमरेज के मरीज़ आते हैं, विश्वास नहीं मानेंगे, वो सब बोलते हैं डॉक्टर साहब इन्हें कभी ब्लड प्रेशर की तकलीफ नहीं थी। और पता कैसे चलता है? आपने कभी चेक तो कराया ही नहीं है। जब तक आप ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराएँगे तो जिस दिन वो ब्लड प्रेशर 200-250 के ऊपर हुआ, कोई नस फट गई, ब्रेन हेमरेज हो गया और पेशेंट इमरजेंसी में आ गया और वो पहले। परंतु यदि आप शायद 5 दिन पहले भी चेक करते तो आपका ब्लड प्रेशर 170-180 होता और आपको दवा की ज़रूरत थी। सर आप जो डॉक्टर से जो बात करते हैं वो मैक्सिमम इन बातों को शायद अर्बन एरिया के लिए ही ज्यादातर बताते हैं, लेकिन अगर रूरल की तरफ जाएं तो ये सिम्टम्स अब रूरल की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं कि बिल्कुल। आदमी पूरे दिन भर काम किया, काम करने के बाद में सो गया, सुबह उठ नहीं पाया, तो तो उसे क्या कहेंगे कि शौक कहेंगे या हार्ट नहीं, फेल कहेंगे या नहीं, वो नहीं। क्या?
नहीं, सोते-सोते जो आदमी रह जाता है वो हार्ट अटैक के कारण भी हो सकता है और ब्रेन अटैक के कारण भी हो सकता है। चूँकि आगे कोई इलाज ही नहीं हुआ या कोई जाँच ही नहीं हुई तो ये तो बताना मुश्किल है और नॉर्मली इस तरह की आकस्मिक मृत्यु हार्ट या ब्रेन के कारण ही होती हैं। रूरल एरिया में भी बढ़ने का कारण वही है कि जो परेशानियाँ जो आज मुश्किल अर्बन सिटीज़ की थी, वो अब सब रूरल में भी जा चुकी हैं। मुझे बताइए कि कौन-सा फ़ास्ट फ़ूड ऐसा है जो रूरल एरिया में नहीं अवेलेबल है? कौन-सा स्मोकिंग रूरल एरियाज़ में कम है? तो वो चीज़ें वो डिमार्केशन बहुत कम हो गई है। अब आप देखें तो पहले दिल्ली के 15 किलोमीटर दूर जाके कोई आबादी ही नहीं थी। आज आप दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर आ जाइए, रूरल अर्बन की डिस्क्रिमिनेशन तो खत्म हो गई है। जिस जगह को आप रूरल मानते थे, वो अब एक्चुअली लाइफ़स्टाइल वाइज़ रूरल कहाँ रही है? तो उस छेद वो कैसा छेद है? क्या छेद है? वो मान के चलिए कि अगर हमारे हार्ट में अगर छेद हो जाए, हम घूम रहे अच्छा हैं, सवाल है आपका। तो देखिए, इस चीज़ को हम कैसे एक्सेप्ट करें कि हमारे दिल में भी छेद है हाँ, और हम घूम रहे फिर रहे हैं? या हमारे और ज़रा सा अगर कहीं लीकेज हो जाए, तो हम 1 10 सेकंड में भी अच्छा इसका एक सिंपल सा मैं ये क्या दूसरे है? एनालॉजी बोलते हैं कि हम दूसरी तरह से समझाते हैं। एक डैम बना हुआ है, उसमें एक छोटा छेद है, ठीक है? और एक डैम है जिसमें एक पूरी इतना बड़ा छेद है। परेशान कौन करेगा और इमीडिएट किसको नीड ज़्यादा होगी? बड़े को। तो छोटा छेद भी उसी तरह से, अब आप किसी डॉक्टर के पास गए नहीं या जांच नहीं कराएं तो आपको वो लगेगा कि छोटा है, तो वो सिम्टम्स भी नहीं करेगा। लेकिन वही अगर छेद बड़ा है तो वो तो लक्षण जो मैंने आपको बताए ना, ये लक्षण कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी उम्र में आएगा ही आएगा। छोटा छेद, अब आपका सवाल है कि फिर छोटा छेद का क्या इंपॉर्टेंस है, रेलिवेंस क्या है? छोटा छेद पता ही चल गया तो है। लेकिन जैसे आपके शरीर में खून दौड़ता है, तो आप ऐसे सोचो कि एक छोटा सा सुराख यहाँ बना दो, तो अगर यहाँ पानी भरा हुआ है तो वो कितना जेट से जाएगा, आप समझ रहे हैं? दूसरे साइड कितना जेट से जाएगा। तो छोटा छेद जो रहता है वो खून उसके काइनेटिक एनर्जी जो बोलते हैं ना, इतना जोर से हिट करता है कि वो दूसरे वाले साइड को थोड़ा इंजरी पहुंचाता है। तो हमारा शरीर क्या हर समय किसी ना किसी कीटाणु से लड़ते रहता है। अब वो कीटाणु कितना मजबूत है वो तो हम देख चुके हैं, कोविड में कीटाणु ज्यादा मजबूत था, इतने लोगों को बीमार किया। तो उसी तरह से कोई कीटाणु ऐसा होता है जो उस जगह पे जाकर के बैठ जाएगा। तब आपके उस बच्चे को जो लक्षण नहीं आ रहे थे, अब क्या होगा, इन्फेक्शन वहां फैल जाएगा। फिर उसको इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसको हम इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। इंडोकार्डाइटिस मतलब वाल्व, इंडोकार्डियम एक लेयर होता है, उस पे इन्फेक्शन बैठ जाना। तो वो डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना, क्योंकि आप जो भी दवाई देते हैं वो कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, आप 8 सेकेंड जो बोलते हैं ना, .8 उतना में निकल जाना होता है उसको, हार्ट को ब्लड। तो आपके पास समय का एंटीबायोटिक, तो आपके पास वहां रुकने के लिए भी तो समय चाहिए। तो डॉक्टर साहब जो आपने बताया था, जो गार्जियन अपने बच्चे का इलाज कराने में सक्षम नहीं है, वो सरकार फंडिंग करती है, कुछ संस्था करती है। हाँ जी। तो क्या बच्चों के लिए या बड़ों के लिए? नहीं, सिर्फ बच्चे अभी। अच्छा, अगर है तो उनका प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, देखिए बड़ों के लिए क्या है कि ज्यादातर टीपीए या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होती है कवर करती है, ठीक है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज की एक दिक्कत है कि भाई अभी तक ये टीपीए में कवर नहीं होता है, थर्ड पार्टी या जो भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए। अब वो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट करे या गवर्नमेंट करे या कुछ भी, हमारे पास एक संस्था हमारी बनी हुई है, विक्टोरियस हार्ट प्रोजेक्ट, जहाँ पे पैसे आते हैं वो पैसे को हम हृदय रोग, तो आपको बस आकर के बताना है कि भाई हमें कुछ बीपीएल कार्ड या आधार कार्ड या जो भी है, इस तरह की जो चीजें आपको दिखा करके ये सेवा ले सकते हैं। जो जरूरतमंद है। बिल्कुल जरूरतमंद। कुछ ऐसे परिवार के होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा पाते, सक्षम नहीं है। देखिए मैं प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ। वो प्रोजेक्ट जो नॉन डॉक्टर जो चलाते हैं, तो उनका क्या प्रोटोकॉल है, क्या चीज उनके क्राइटेरिया है, वो आपको बताएंगे। बट जनरली ये सब तो मांगते ही हैं कि बीपीएल कार्ड हो, या आपको कुछ आपका दिखाना तो पड़ेगा कि आपकी आमदनी कम है, आप नहीं करा सकते हैं। जो आपका वो आपके या बिल्कुल बिल्कुल मालूम होता है। बिल्कुल।